हेलो दोस्तों, मैं विवेक राव आप लोगों का R2R एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग CDP के प्रैक्टिस सेट एक को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमारी जो परीक्षाएं जो 21 जनवरी को जो आयोजित हैं उन्हीं में आने वाली परीक्षाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और दोस्तों 30 में से इसमें से 2 प्रश्न आपकी परीक्षाएं में ज़रूर पूछी जाएंगी, ये 100% श्योर है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने CDP के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो पहला प्रश्न हम लोग को क्या कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह रहा है रही है। दोस्तों इस प्रश्न में हम देखेंगे जो शिक्षक है क्या कर रहा है, वो शिक्षक कक्षा में जो दी गई जो कार्य होती है उनको क्या कर रहा है, एकत्र कर रहा है और उन्हें पढ़ता है। अर्थात जो प्रक्रिया क्या हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है ये चल रही है, क्या उसके दौरान ही प्रक्रिया चल रही है और उसके दौरान क्या कर रहा है, ये योजना बना रहा है। अर्थात इसमें जो हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं, कह रहा है कि इसमें सीखने का आकलन है। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन है। जो तीसरा हमारा ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन है। और चौथा हमारा ऑप्शन क्या है, सीखने के समय आकलन है। दोस्तों हमारी इसमें शिक्षण जो प्रक्रिया क्या हो रही है, प्रोसेस अर्थात उसके दौरान चल रही है, एकत्र कर रहा है, उन्हें पढ़ता है और योजना बनाता है। अर्थात क्या होगा हमारा दोस्तों, इसमें सीखने के लिए क्या होगा, आकलन। क्या होगा दोस्तों हमारा इसमें सीखने के लिए आकलन, अर्थात वह आकलन जो शिक्षक और छात्र के बीच में क्या कंटिन्यूअस चलती रहती है, वो क्या कहलाता है, वो सीखने के लिए आकलन कहलाता है। दोस्तों हम लोग अगले सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग जो हम लोग का दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है कि यह की ओर संकेत करता है। अर्थात जो क्रिस्टीना है, कौन क्रिस्टीना है, अपनी जो अपने स्कूल में जो कक्षा को पढ़ाती है वो क्या करती है, उसी में से एक क्लास में क्या कर एक भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर ही क्या कर रही है, चर्चा कर रही है। अर्थात इसमें भी हम देखेंगे क्या भ्रमण पर चर्चा कर रही है। अर्थात जो भ्रमण की प्रक्रिया क्या हुई है, वो उसकी भ्रमण की प्रक्रिया एंड नहीं हुई, अर्थात खत्म नहीं हुई। अर्थात क्या हो रहा है इसमें, अर्थात उसी के दौरान वो प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है उसमें जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है सीखने के लिए आकलन होगा, आकलन के लिए सीखना होगा, आकलन का सीखना होगा और सीखने के लिए आकलन होगा। दोस्तों हम लोग आप लोग को हम कल ही पढ़ाए थे और आज भी पढ़ा रहे हैं, उसमें हम बीच बीच में बताते चल रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोसेस अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर वो कंटिन्यूअस चल रही है, अर्थात वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो सीखने के लिए ही आकलन होगा। अर्थात बच्चे और शिक्षक क्या उनके बीच में संवाद क्या कर रहा है, चल रहा है। अर्थात इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन दूसरा क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहला सही होगा, सीखने के लिए आकलन क्या होगा हमारा इसमें सही होगा। दोस्तों हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न इसमें यह है, कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। दोस्तों जो हमारा एक क्या है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो हमारा होता है एक किस सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है आकलन बहुत किफ़ायती, अर्थात क्या मितव्ययी होना चाहिए। वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जो तीसरा ऑप्शन हमारा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय वह परीक्षकों की निकाल की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। दोस्तों जो हमारा जो क्या होता है, हमारा जो स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट होता है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो परीक्षक हों क्या हों, हमारे विद्यालय में ही हों, क्या हमारे जो परीक्षा हों हमारे विद्यालय में ही हों। अर्थात इसमें हम देखेंगे जो हमारा सबसे इसमें जो सटीक उत्तर हमारा जो आ रहा निकल के इसमें यही आ रहा है कि वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अर्थात जो उस क्लास का जो टीचर होगा, अर्थात जो उस विद्यालय का जो टीचर होगा वही क्या करेगा, अपने शिक्षार्थियों के विषय में बेहतर जानकारी प्राप्त करेगा। अर्थात वह परीक्षाओं की अपेक्षा क्या होता है, शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो इस बेस पे जो हमारा क्या है विद्यालय आधारित आकलन जो मुख्य रूप से हमारा क्या होगा, वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। दोस्तों जो हमारा चौथा जो क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर उसी से संबंधित हमारा जो चौथा क्वेश्चन क्या है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया
था, ताकि कह रहा है कि विद्यालय जो आधारित जो आकलन है वो प्रारंभ किया गया ताकि क्या हो, कह रहा है कि पहला ऑप्शन राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठन अर्थात जो बोर्ड्स होते हैं की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, अर्थात जो हमारे देश में जो कई बोर्ड शिक्षा जो संगठन के जो बोर्ड्स होते हैं उनकी शक्ति का जो विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा क्या ऑप्शन है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जाएगा। दोस्तों अगर इसमें देखा जाए कि जो विद्यालय आधारित जो आकलन है इसका अगर हम मुख्य रूप से अगर देखा जाए जो हमारी जो इसमें होती है क्या होती है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया, अर्थात जो हम लोग विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बच्चे के भविष्य के बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसकी अपेक्षा रखेंगे कि बच्चे के भविष्य को कैसे सुधारा जाए। तो हम क्या करेंगे, जो विद्यार्थी होंगे विद्यार्थी के हम संपूर्ण विकास को क्या करेंगे, निश्चित करेंगे, उनके विकास को हम क्या करेंगे, एक तरह से आगे की तरफ बढ़ाएंगे ताकि उनके भविष्य को हम लोग क्या कर सकें, बेहतर बना सकें। और जो करेंगे उनके विद्यालय के शिक्षक के द्वारा ही किया जाएगा, अर्थात जो हमारा जो सेकेंड जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। दोस्तों जो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कह रहा है कि जो आकलन है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आकलन उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश 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 के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को क्या करना है, उपयोगी बनाना और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए हमें किस प्रकार की प्रति से सचेत रहना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए, क्या ये हमें करना चाहिए कि अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। जो दूसरा है, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना चाहिए। तीसरा जो कह रहा है कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। यह न आप दीजिए इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर हम देखें कि जो आकलन को उपयोगी और रोचक अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी इसमें जो प्रक्रिया होगी हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि प्रति सचेत रहना चाहिए, अर्थात हमें जो विद्यार्थी की जो बुद्धिमान जो औसत है की उपाधि देना, ये इसके प्रति सचेत, अर्थात ये काम हमको नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग विद्यार्थियों के बीच में तुलना, अर्थात हमें क्या करना है कि ये विद्यार्थी इतना जानता है, इसको अधिक आता है, इसको कम आता है, तो हम क्या करेंगे उसकी प्रक्रिया को रोचक बनाए ताकि दोनों में तुलना की जो प्रक्रिया वो कम से कम रह जाए, अर्थात ना के बराबर ना ही रहा जाए। और हम क्या करेंगे, विभिन्न तरीकों से क्या करेंगे, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करेंगे। दोस्तों तो जो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा, जो 5वें का जो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, दूसरा सही होगा, अर्थात कह रहा कि के प्रति सचेत होना चाहिए, अर्थात हमें विद्यार्थियों की बुद्धिमान की औसत उपाधि नहीं देना चाहिए, हमें यही काम नहीं करना है। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके सिवाय। अगर जो सीखने के लिए जो आकलन है अर्थात क्या है, लर्निंग फॉर प्रोसेसिंग है, क्या है, लर्निंग फॉर प्रोसेसिंग है, अर्थात देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कि विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों या विद्यार्थियों की क्षमताएं। इसमें कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है के सिवाय, अर्थात किसके सिवाय में से ध्यान देना है। तो हमें क्या करना है, जो विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं इसके सिवाय हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो त्रुटियां हैं, अर्थात हम जब आकलन करेंगे बच्चों के बारे में तो उनकी त्रुटियां क्या हैं उनको हम देखेंगे। विद्यालय की अधिगम, जो विद्यार्थियों की जो अधिगम शैली, अर्थात विद्यार्थी किस प्रकार से उनकी क्या क्या शैली कैसे वो सीखते हैं, उनकी क्षमताओं को हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। सिवाय क्या करेंगे, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को, विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या करेंगे, हम आकलन से क्या करेंगे, पहले की हम बारे में उसकी जानकारी करेंगे, अर्थात कि इसके केवल इसके सिवाय, अर्थात जो हमारा क्या विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, इसके सिवाय हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों जो हमारा प्रश्न नंबर जो 7 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में लगातार आता है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। कह रहा है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किस समान है।
ध्यान से दोस्तों देखना है। ये लगभग हम सोचते हैं कि सीटेट के हर एक दो वर्ष में छोड़कर लगभग ये बराबर वर्षों में क्या ये क्वेश्चन आता रहता है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, या आकलन का सीखना है। क्या है? आकलन और सीखना। दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि जो बावर्ची जो खाना बना रहा है और फिर क्या कर रहा है, उसको चख रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, खाना पकाते समय अर्थात जो ये खाना बनाने की जो प्रक्रिया है क्या कर रही है, उसके दौरान चल रही है। क्या चल रही है? अर्थात ना, अगर ये सीखने का आकलन तब होता जब ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से खाना बन गया होता, उसके बाद क्या करता, खाना को चखता। ठीक है। सीखने के रूप में क्या होता, अर्थात इसका जो सीखने के रूप में होता है एज ए लर्निंग, जो एज ए असेसमेंट होता है, ये क्या करता है, ये इसमें बावर्ची अर्थात इसमें कहते हैं जो पीयर ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, जो इसमें पीयर ग्रुप होते हैं बच्चों के, उनमें अपना वो स्वयं आकलन करते हैं। लेकिन ये इसमें प्रक्रिया क्या कर रही है, चल रही है। अर्थात जब प्रक्रिया अर्थात जो प्रोसेस जो लर्निंग हो क्या कर रही है, चल रही है, तो इसमें क्या होगा, सीखने के लिए क्या होगा, आकलन। क्या होगा दोस्तों, सीखने के लिए आकलन। अर्थात इसमें प्रक्रिया क्या चल रही है, अर्थात जो इसमें बावर्ची खाना बनाते समय ही क्या कर रहा है, उसको चख रहा है। तो दोस्तों इस पर हम लोग नहीं जाएंगे कि सीखने के रूप में आकलन होगा, इसमें तो काम तो वही हो रहा है, लेकिन इसमें क्या प्रक्रिया चल रही है, अर्थात जो खाना बनाने का जो कार्यक्रम क्या कर रहा है, चला, उसी के दौरान वो चख रहा है, अर्थात वो के दौरान ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीखने के लिए आकलन का प्रयोग करेंगे। आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय ... का जरूर होना चाहिए। अर्थात जब हम विद्यार्थियों के जो पोर्टफोलियो के लिए अगर हम सामग्री का चयन करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो बनाते समय हमें विद्यार्थियों और उनकी समावेशन की जरूरी होती है, अभिभावकों समावेशन की जरूरत होती है, विद्यार्थियों और बहिष्करण की ज़रूरत होती है, अन्य शिक्षकों या समावेशन की जरूरी होती है। दोस्तों अगर हम जब विद्यार्थियों के बारे में उनके जब पोर्टफोलियो बनाते हैं कि बच्चा कितना सीखा है, इसमें कितना अधिगम शैली इसका बढ़ा हुआ है, ये किस हद तक किसी भी चीज़ को और अच्छे से समझ पाया है, तो इसकी जो हम दिनचर्या है अर्थात इसकी जो पोर्टफोलियो जो फाइल बना के रखी हुई है, हम क्या करेंगे, इसमें सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर हो। अर्थात जो हम विद्यार्थियों का ही पोर्टफोलियो है तो हमें विद्यार्थियों का होना क्या होगा, अति आवश्यक जरूरी होगा। अर्थात विद्यार्थियों और समावेशन इसमें होगा। दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों जो हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहना, जो शिक्षार्थी जो उनकी आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। दोस्तों अगर हम देखें इसमें से कह रहा है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन बढ़ावा देता है। अगर हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि जो हमारा है कह रहा है कि जितनी संभावना हो, क्या हो, जितनी हमारी जो इसमें क्या हो संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना चाहिए। नहीं दोस्तों, अगर इसमें क्या कह रहा है, के रूप में कह रहा है, के रूप में मतलब इसमें स्व की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, मतलब स्वयं की आकलन की बात आ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या दोस्तों, कि जितनी संभावना शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लें, पढ़ाई लिखाई कुछ है ही नहीं और क्या करें हम बच्चों का लगातार क्या करें, परीक्षण लें, तो ये क्या चीज़ है, ये गलत हो जाएगा। अर्थात जब ये गलत है तो क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। अर्थात शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का जरूर निर्माण करना,
पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थी को कहना। अब जो सब्जेक्ट अर्थात जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं तो विद्यार्थी के क्या कहेंगे विद्यार्थी से कि आप लोग उसी विषय को पढ़िए जो हम क्या किए आप लोग को पढ़ाएंगे, फिर इसी विषय से हम लोग और कुछ संबंधित चर्चा करेंगे। अर्थात क्या होगा इसमें, इसी के अतिरिक्त अर्थात किसके अतिरिक्त जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना क्या होगा, ये गलत होगा। जो यही गलत होगा तो यही क्या होगा, सही होगा। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सीखने डॉट 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 का आकलन और अन्वेषण के बीच डॉट डॉट के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, के लिए संबंधों, के लिए अंतर, का अंतर होगा या का विभिन्नता होगा। तो सीखने के लिए आकलन और अन्वेषण के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो अगला हमारा क्या है, ग्रामा कह रहा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं इसमें जो पहला ऑप्शन क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्ट का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। दोस्तों कह रहा है कि जो सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है, क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन है में योजना में व्यापक शब्द किसके, तो इसमें क्या आएगा, उत्तर हमारा क्या सही होगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा क्या और सब लोग भी क्या किए, समर्पित किए। अगर बहुबुद्धि की अगर सिद्धांत की बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है दोस्तों, इसमें ये बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, हार्वर्ड गार्डनर का। किसका है, हार्वर्ड गार्डनर का है। दोस्तों आगे अगर हम देखेंगे, इसके आगे अगर हम देखते हैं जो सूचना जो प्रक्रमण का क्या है, जो सूचना प्रक्रमण का जो सिद्धांत है ये किसका है, एलन क्या है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के, किसका है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, हार्वर्ड गार्डनर, जो 10 प्रकार के क्या दिए हैं, बुद्धि दिए हैं। फिर सूचना प्रक्रमण किसका है, ये सूचना प्रक्रमण किसका है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। किसका है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। जेपी गिलफोर्ड का जो बुद्धि का जो सिद्धांत है इसे हम क्या कहते हैं, त्रितंत्रीय क्या कहते हैं, या त्रिआयामी या त्रितंत्रीय कहते हैं। फिर इसी में आता है कि एल थर्स्ट का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है इसी को हम क्या कहते हैं, समूह कारक का क्या कहते हैं दोस्तों, सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जो बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, हार्वर्ड गार्डन का है। सूचना जो प्रक्रमण है किसका है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। जेपी गिलफोर्ड का जो इसमें बुद्धि का सिद्धांत, और ऐसे को हम क्या कहते हैं, समूह कारक क्या कहते हैं, समूह कारक का सिद्धांत कहते हैं। एल थर्स्ट का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, इसे भी क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों इसको कहते हैं समूह कारक का सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं, त्रियामी। अर्थात इसको जो बुद्धि संरचना किसकी, गिलफोर्ड की है, इसको बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं, त्रियामी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, त्रियामी भी कहते हैं जी दोस्तों। तो इसमें हमारा क्या आंसर सही होगा, जेपी गिलफोर्ड, क्या होगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत इसमें हमारा सही होगा। अगला हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 12वें पे। कह रहा कि जो प्रश्न नंबर जो हमारा 12 है, कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या है। जी दोस्तों इसमें कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या है, तो सीखने के लिए अधिक पक्षों का आकलन करना होगा, आकलन के अवसरों का अधिकमरीकरण करना होगा, मानव व्यक्तित्व का समग्र प्रकृत करना होगा, या शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना होगा। तो कह रहा कि दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या होगा। अगर हमें किसी भी छात्र का अगर सतत और मूल्यांकन करना होगा तो सीखने के एक से अधिक पक्षों का हमें क्या करना होगा, अवलोकन करना होगा, चाहे हम सतत मूल्यांकन करें या व्यापक मूल्यांकन करें। तो दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला सही होगा। जो प्रश्न नंबर जो हमारा 13 है, कह रहा है कि आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन
आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसमें जो ये है, कह रहा है क्या वे सीखते हैं, वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं। कह रहा है कि आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं। क्या ऑप्शन 1 सही होगा, केवल ए, अर्थात वे क्या सीखते हैं। ऑप्शन दूसरा जो बी सी है, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन जो तीसरा है ए और सी, वे क्या सीखते हैं और वे कैसे सीखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा इसमें क्या करा है, ये सभी इनमें से सभी, अर्थात दोस्तों जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। कौन सा सही होगा, चौथा। कि अगर जो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है, इसमें वे क्या सीखते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं, तो इन तीनों के आधार पर क्या ये चीज़ हमारा मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा इसमें सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, हम लोग का जो प्रश्न नंबर जो चौथा 14वां, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। 14वां में कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। दोस्तों ये जो सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन होता है, इन दोनों में कह रहा है कि व्यापक का अर्थ क्या होता है। एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन करना होता है। छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों के किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करना होता है। छात्रों की ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि का मूल्यांकन करना होता है। छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करना। दोस्तों आप लोग बताएं, जो 14वां प्रश्न है, इसमें इसका आंसर क्या होगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या होगा। कह रहा कि एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर का मूल्यांकन, क्या निरंतर मूल्यांकन हो जाए तो भी व्यापक शब्द इसका तात्पर्य होगा। या छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक बच्चों के किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें क्या होगा, सही होगा। तो ये कह रहा है कि व्यापक का तात्पर्य इसमें है कि जो छात्रों की क्या होगी, जो स्टूडेंट की जो शैक्षिक एवं शैक्षिक जो पक्षों कि किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करना है, क्या कहलाएगा, हमारा व्यापक से तात्पर्य होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है। पहला है निरीक्षण, बी है प्रश्नावली, सी है जांच सूची। तो इसमें कह रहा है केवल ए अर्थात निरीक्षण, केवल बी अर्थात प्रश्नावली, केवल सी जांच सूची, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये दोस्तों यहाँ ए सभी होगा, ये सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है दोस्तों। तो निरीक्षण भी होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण, प्रश्नावली सिस्टम भी होती है, और जांच सूची, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, इसमें डी होगा। दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी होगा। तो दोस्तों ये प्रश्नों का ऐसा कलेक्शन है दोस्तों कि आप लोग जो सीट का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें 100% में से इसी में से 2 प्रश्न तो आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे R2R एजुकेशन चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।